अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी कल नए राशन कार्ड की तकसीम का करेंगे आगाज। 3,58,000 से जायद नए राशन कार्ड किए जाएंगे दूसरे मरहले में जारी। किराए की इमारतों में कायम बीसी वेलफेयर हॉस्टल अराजी हासिल की जाए तो हुकूमत फौरन फंड जारी करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर का ऐलान। सिकंदराबाद के रिवायती बोनाल त्योहार में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। अकीदतमंदों के लिए किए गए पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। सहाफी और एमएलसी 3 मार मल्लना के दफ्तर पर हमला। तेलंगाना जागृति के कारकुन जेरे हिरासत। एमएलसी कविता ने मल्लना के खिलाफ डीजीपी और कौंसल के सरबराह से किया रुजू। नाजेबा रिमास के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मुकदमात की एकसुई में ताखीर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई का इजहार तशवीश। कहा, कई बरसों जेल में रहने के बाद मुल्जिमीन साबित हुए बेकसूर। नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कॉन्वोकेशन से खिताब। जहीराबाद फैज कॉलोनी के 25 साला नौजवान मोहम्मद ताजुद्दीन का मोहलिक हथियारों से कत्ल। नाश को जरई बौली में फेंक दिया गया। वोटर शनाख्ती कार्ड के नाम पर बिलवास्ता NRC नाफिज करने का बिहार में किया जा रहा है तजुर्बा। कपिल सिब्बल का एहसास। इलेक्शन कमीशन के रवैये को करार दिया खतरनाक। उज्ज्वल निगम श्रृंखला समेत 4 अरकान राज्यसभा के लिए नामजद। सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। वजीर आजम ने दी मुबारकबादी। कश्मीर में शोहदा की खबरों पर जाने से रोककर हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंटा। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 13 जुलाई के शोहदा हमारे हीरोज हैं। और दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल डाला। नशे की हालत में ड्राइवर गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी 14 जुलाई को सूर्यापेट जिले के तिरमलगिरी में नए राशन कार्ड तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस तकरीब के सिलसिले में रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम तफसीलात बतलाई और कहा, हुकूमत की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 3,58,000 से भी ज़ायद नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड्स की इजराई और मौजूदा कार्ड्स में इजाफी नामों के इंदराज से हुकूमत पर सालाना तकरीबन 1,150 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा। इस तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा, किराए की इमारतों में कायम बीसी वेलफेयर हॉस्टल्स और महात्मा ज्योतिबा फूले स्कूलों के लिए अगर ज़ाती ज़मीन हासिल की जा रही है तो हुकूमत इमारतों की तामीर के लिए जल्द फंड्स जारी करने तैयार है। वो नलगुंडा जिले कलेक्टर के दफ्तर मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के जायज़ इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जिले कलेक्टरान को हिदायत दी कि वो महात्मा ज्योतिबा फूले स्कूल्स, कॉलेजेस और वेलफेयर हॉस्टल्स के लिए जिलेवार ज़मीन की निशानदेही करें और इस सिलसिले में तजावीज़ रवाना की जाएं। उन्होंने कहा, रिवायती पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के तहत जाया साल रियासत भर में 5 लाख ताड़ी के दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और आज सिकंदराबाद के रिवायती बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। वजीर आला के साथ रियासती वजीर कुंडा सुरेखा मौजूद थी। हुकूमत की जानिब से सबसे पहले वजीर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। बोनाल के इस त्यौहार के लिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों से भी लाखों अकीदतमंद सिकंदराबाद पहुंचे। हुकूमत ने त्यौहार के पेश नज़र वसीत इंतजाम किए थे। पुलिस की जानिब से हिफाजत इंतजाम को भी काफ़ी वुसअत दी गई थी।
क्यू न्यूज़ दफ्तर में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब जागृति तंजीम से वाबस्ता चंद कारकुन 3 मार मल्लाना के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पहुंच गए। इन कारकुनों का इल्जाम है कि मल्लाना ने नामुनासिब तबसरे किए जिसके खिलाफ वो पूरन मुजाहरा करने के लिए आए थे। इस दौरान मल्लाना के साथ मौजूद गनमैन ने अचानक बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। 5 राउंड की इस फायरिंग की इत्तला है जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आस पास के लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंच हालात को काबू में कर लिया और गनमैन को हिरासत में भी ले लिया। मामले की जांच की जा रही है। सरकर्दा सहाफ़ी और MLC 3 मार मल्लाना ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में कविता के खिलाफ नाजेबा कलमात अदा किए थे। मल्लाना के दफ्तर पर हमले के वाक़े पर रद्दअमल देते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने वाज़ेह किया कि MLC मल्लाना के गनमैन की फायरिंग से कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। दोनों ग्रुपों के दरमियान धक्कम पेल के दौरान दफ्तर के खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं जिनके टुकड़ों से चंद अफराद जख्मी हो गए। हमला करने आए तेलंगाना जागृति कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। బీసీల పంచాయతీ ఏంది మల్లన్న ఇప్పుడు 42% రిజర్వేషన్ కోసం ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చినామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్డినెన్స్ ఇస్తున్నామని ఆయన నిర్ణయం తీసుకోగానే కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఆమె రంగులు గులాలు పూసుకుంటా ఉంది. దునపోతింటే దుడ్డెను కట్టేసినట్టు ఉంది కథ. బీసీలకు 42% ఆర్డినెన్స్ వస్తే నీకేం సంబంధము? నువ్వు బీసీయా? నీకు నాకేమైనా సంబంధమా? కంచం పొత్తుందా? మంచం పొత్తులు ఉన్నాయా మనకేమన్నా? నువ్వు పండుగ చేసుకునేది మాకు అర్థం కాలే. MLC व तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने MLC व सहाफ़ी 3 मार मल्लाना की जानिब से किए गए मुबैना नाजेबा और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ आज शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए इस मामले को कानून साज कौंसल की अखलाकी कमेटी से रुजू किया। इस सिलसिले में उन्होंने कौंसल के मुअज़्ज़िज़ सदरनशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी को बाकायदा तहरीर याददाश्त हवाले की जिसमें 3 मार मल्लाना के रवैये को न सिर्फ ख़वातीन की तौहीन बल्कि ऐवान की अखलाकी हुर्मत के मुनाफी करार दिया। इसके अलावा MLC कविता ने DGP से भी रुजू किया, उन्हें भी तफसीली याददाश्त हवाले की। See, we request the Honorable DGP to please conduct an inquiry. We request the Honorable Chief Minister and the government to please conduct an inquiry if the Honorable MLC Mallana Garu himself ordered his gunmen to open fire or did the gunmen open fire on his discretion. I don't know. That has to be inquired into. That is a serious crime if he does. There are many similar cases across India where public representatives have been disbarred from being public representatives. So I request them to please conduct an inquiry into them. And for all the people of this nation, it is an unfortunate incident that has happened in Telangana. One of the MLCs of Telangana has passed a very derogatory remark on me and as a woman. I believe it is a breach of my modesty, so I am complaining to the Honorable Chairman of the Legislative Council on this particular MLC, and I am asking the Chairman to refer him to the Ethics Committee. And I am also demanding Mr. Revanth Reddy, the Chief Minister of Telangana, who has arrested innocent journalists, 2 young women journalists, because someone passed a comments on Honorable Chief Minister's wife and daughter. I am also daughter of Telangana. I am requesting the Honorable Chief Minister of Telangana, you please respond to the comments made on the daughter of Telangana. Your family cannot have one rule and rest of Telangana daughters cannot have another rule. So I request the Honorable Chief Minister to kindly respond on this issue and immediately arrest this particular MLC. Thank you. Jai Telangana. అసలు ఆయన ఎవరండి నాకు అర్థం కాదు. నేనేం అనకముందు ఆయన వచ్చి నన్నని మళ్ళీ ఉల్టా చోరు కోత్వాలన్నట్టు అసలు నన్ను ఎందుకు కమెంట్ చేయాలి ఆయన? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన అడగాల్సింది ప్రభుత్వాన్ని, అడగకుండా నన్ను అడ్డుకుంటా అంటే ఇవాళ చూసుకున్నారు కదా ఏం జరిగిందో. ఆయన ఎవరో ఆయన సంగతి ఏందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు, నేనెవరో నా సంగతి ఏందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. అనవసరంగా నేను ఇవాళ వచ్చింది కూడా అదేదో పర్సనల్గా నన్ను అన్నాడని కాదు. ఆయన ఒక MLC, నేను ఇంకొక MLCగా ఉన్నా. నన్ను ఆయన ఇంత మాట అంటే కూడా ప్రభుత్వం రెస్పాండ్ అవుతలేదు కాబట్టి ఇవాళ నేను ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆడబిడ్డలు రాజకీయాల్లోకి రావాలని కోరుకునే వ్యక్తిని నేను. పదే ఎక్కడికక్కడ అప్పీల్ చేస్తే ఆడబిడ్డలు రాజకీయాల్లోకి రావాలని. ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసి ఏమొస్తారండి? ఇంట్లో రానిస్తారా?
అసలు ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూస్తే నాకే సిగ్గైతుంది. ఈయన పక్కన ఎమ్మెల్సీ రేపు ఈయనతో కౌన్సిల్లో చైర్ ఎట్లా పంచు, అందుకే నేను కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు కూడా చెప్పిన, మీ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ వాడండి అన్న, దయచేసి అవకాశం ఉంటే సస్పెండ్ చేయండి వీరిని అని చెప్పినాను. నేను మాత్రం చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని మళ్ళీ ఒకసారి స్ట్రాంగ్గా డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీ ఇంటి ఆడబిడ్డలకు ఒక న్యాయం, మొత్తం మిగతా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు ఒక న్యాయం ఉండకూడదు. దాన్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకోండి, స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा, हिंदुस्तानी कानूनी निज़ाम मुनफरिद चैलेंजेस का सामना कर रहा है और कानूनी सिस्टम को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवाई शहर के कॉन्वोकेशन नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा ने भी इसमें शिरकत की। कारगुजार चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस अजय पाल ने सदारत अंजाम दी। जस्टिस BR गवाई ने तलबा को मशवरा दिया कि वो स्कॉलरशिप के जरिए बैरून ममालिक में आला तालीम के हुसूल की कोशिश करें और इसके अपने ख़ानदान पर मुआशी बोझ का सबब हरगिज़ ना बने। वक्फ बोर्ड सदरनशीन व कांग्रेस इंचार्ज बराए मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का यौम पैदाइश उनके आबाई मुकाम गंभीरापेट ज़िले सिलसिला में सादगी और खुलूस के माहौल में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन मौज़ी शख्सियात बशमूल साहिब हुसैन, प्रशा हनुमानुलू, हमीदुद्दीन खालिद, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, सैयद ज़ुबैर, मोहम्मद असलम और सैयद नुसरतुल्लाह हुसैनी ने मुकामी ओल्ड हेजोम यानी कि मामरीन की रिहाइशगाह का दौरा किया। वहाँ मुकीम ज़ईफ़ और नादा अफराद के साथ मिलकर केक काटा और उनमें खाने की अशिया तकसीम की। इस खिदमत खल्क इक़दाम को मुकामी अवाम की जानिब से खूब सराहा गया। इस मौके पर मुखर्रीन ने जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी की अवामी फलाही खिदमात और सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं से भी नवाजा। AIYF तेलंगाना रियासती कौंसल ने 9 चैतन्या पब्लिकेशन बंडागोड़ा नागोल हैदराबाद में AISF कायदीन पर BJP और RSS के गुंडों की जानिब से किए गए पुरतशद्दुद हमले की शदीद मजम्मत की। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब AISF कायदीन फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जाहियत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान संघी अनासी ने एहतजाज रोकने की कोशिश की और कारकुनों पर हमला कर दिया। सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह खादी रियासती सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने कहा, ये हमला ना सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है बल्कि आज़ादी इजहार पर भी हमला है। हर बाज़मीर शहरी को ऐसे फाशिस्ट रवैये की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। कल जो हैदराबाद में बल्लगुंटा में फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत करते हुए जो धरना किया जा रहा था, उस धरने पर बीजेपी के कुछ गुंडों ने और RSS के गुंडों ने स्टूडेंट्स पर अटैक किया। उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल के ज़रिए जो हमले हो रहे हैं उसकी हर कोई दुनिया के अंदर मजम्मत कर रहा है। हिंदुस्तान की भी यही लेगेसी रही, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। जब भी फ़लस्तीन पर कोई हमला होता तो इसराइल की मजम्मत करता और फ़लस्तीन जो ऑक्यूपाई फ़लस्तीन है, जो गाज़ा है, उसकी फ्री फ़लस्तीन का नारा देते। लेकिन मोदी सरकार जब से अधिकार में है, जब से मोदी सरकार ने उल्टा स्टैंड ले लिया, ये स्टैंड भी इंटरनेशनल अफेयर्स के खिलाफ है, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारे अफेयर्स है हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ थे। लेकिन मोदी सरकार ने, बीजेपी ने एक स्टैंड लेकर इसराइल का साथ देना, तो ये हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है और हिंदुस्तान का ये तारीफ भी नहीं रही कि हम इसराइल का साथ दिए। तो हमेशा जब भी फ़लस्तीन पे हमले होते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम तंजीमें, तमाम पार्टी फ़लस्तीन के हक़ में खड़े होती है। उसी को लेकर कल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने भी वहाँ पर एक धरना मुनक़िद कर रहे थे। उसके ऊपर फ़ौरन ABVP और RSS और बजरंग दल और BJP के गुंडों ने अटैक करके उनको डराया, धमकाया और उन पर मारपीट की लकड़ियों के ज़रिए और लाठी लेकर आकर उनको मारा और ऑफिस में अंदर आकर गालियाँ देना शुरू कर दी। तो ये पूरा ऐसा दिख रहा है कि जब से यहाँ पर पिछले एक साल से कांग्रेस हुकूमत के अंदर खासतौर पर बीजेपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी और RSS के हमले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो भी हक के लिए बात कर रहे हैं उनके ऊपर ये दर गुंडागर्दी करते हुए आ रहे हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद के आसिफ नगर के ज़ेबाबाग में वाक़ एक मकान पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कैरम बोर्ड क्लब को बेनकाब किया। छापे के दौरान 42 अफराद को कैरम खेलते हुए और शर्तें लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 10,000 रुपये नकद और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि एक शख्स अपने मकान में यह गैर कानूनी क्लब चला रहा था और शुरका से कमीशन भी वसूल करता था।
और उधर जहीराबाद फैज कॉलोनी के 25 साल नौजवान मोहम्मद ताजुद्दीन का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुश्तबा हालत में कत्ल करके रहमत नगर इलाके में वाक़ एक ज़रई बाउली में नाश को फेंक दिया गया। तफसीलात में बताया जा रहा है कि दरअसल मुतवफ़ी मोहम्मद ताजुद्दीन हफ्ते की दोपहर नमाज पढ़ने के गरज से अपने मकान से निकले थे और रात घर वापस ना होने पर अफराद खानदान ने तलाशी के बाद लड़के की मोटरसाइकिल जामे मस्जिद के करीब से बरामद की। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान सुबह मुतवफ़ी की नाश एक ज़रई बाउली से बरामद कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम एसआई विनय कुमार ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट एरिया अस्पताल जहीराबाद मुंतकिल किया और इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। और अब नजर डालते हैं चंद अहम कौमी खबरों पर। बिहार में वोटर शिनाख्ती कार्ड की फहरिस्त पर नजरसानी के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की कड़ी तनकीद करते हुए रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। उनका कहना था, वोटर शिनाख्ती कार्ड के नाम पर बिहार में बिलवासा तौर पर एनआरसी के निफाज का तजुर्बा किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा, जो भी काम किया जा रहा है ये मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है और एक गहरी साजिश का पता देता है। ये तो मोदी जी भी नहीं मानते थे। अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा, ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो, ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम, मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी, ठीक है ना। तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। क्योंकि अच्छा, एक और बात है, जो माइनॉरिटी का बंदा है वो डरता है, फॉर्म फिल करने से भी डरता है, क्योंकि जाएगा फॉर्म फिल करने तो पूछेगा कि भैया तुम कहाँ से आए हो। तो मतलब कि जो इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं उनकी जो है नागरिकता वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इस भय की वजह से लोग फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, और करेंगे तो उनके पास डिटेल नहीं होगी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने खड़ा हो गया है।
और मुद्दा यह है कि इंस्टीट्यूशनली इस देश को एक मेजॉरिटेरियन रूल की ओर ले जाया जाए, जहां बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक रखने वाली 4 नामवर शख्सियात को राज्यसभा के लिए नामजद कर दिया है, जिनमें नामवर वकील उज्ज्वल देवराव निगम, साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, सीनियर समाजी कारकुन और माहिर तालीम सी सदानंद मास्टर और मारूफ तारीखदा और माहिर तालीम मीनाक्षी जैन शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने हफ्ते की देर रात जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सदर जमहूरिया ने आईन हिंद के जरिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए नामजद अराकीन की रिटायरमेंट की वजह से खाली होने वाली जायदादों को पुर करने के लिए इन 4 अराकीन को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर रह चुके हैं और सिफारतकारी और सफारती मामलात में उनकी खास शिनाख्त बनाई जाती है। उन्होंने मुल्क की खौजा पॉलिसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर में अहम किरदार अदा किया है। तो मारूफ सरकारी वकील उज्ज्वल निगम ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात में ठोस दलाइल देकर अपनी खास पहचान बनाई है। उन्हें मुंबई दहशतगर्दाना हमले वलाइज पाकिस्तानी दहशतगर्द अजमल खत्ताब के मामले में हुकूमत की भरपूर नुमाइंदगी के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई यौम शोहदा कश्मीर के मौके पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा, श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। लोगों को अपने ही शोहदा की खबरों पर हाजिर देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीका अपनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, घरों को बाहर से बंद कर दिया गया है, मरकजी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया और शहर के बड़े पुल बंद कर दिए गए हैं ताकि अवाम को तारीखी शोहदा कब्रिस्तान ख्वाजा बाजार नौहटा जाने से रोका जा सके। और उधर यौम शोहदा कश्मीर के मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिस दिन आप हमारे हीरोज़ को अपना मानेंगे, जिस तरह कश्मीरी महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे कौमी हीरोज़ को अपना मानते हैं, इस दिन दिलों की दूरी वाकई ख़त्म हो जाएगी। महबूब मुफ्ती ने आज एक्स पर सिलसिलावार ट्वीट्स किए और मरकजी हुकूमत की इस पॉलिसी पर कई तनकीद की, जिसके तहत आज यानी कि 13 जुलाई 1931 के शोहदा की खबरों यानी मज़ार शोहदा की जानिब जाने वालों को रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को घरों में ही महसूर कर दिया गया। और उधर दिल्ली के वसंत विहार इलाके में मुबैना तौर पर एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की पहचान 40 साल शख्स के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के द्वारका का रहने वाला है। हादसे के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में तस्दीक हो गई है कि हादसे के वक्त कार चलाने वाला नौजवान नशे में था। सभी जख्मी राजस्थान के रहने वाले थे और फिलहाल दिल्ली में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे। यह हादसा मंगल की देर रात 1:45 बजे शिवा कैंप के सामने पेश आया। हालांकि इस खबर की इत्तला अफसरान ने हफ्ते को दी। मुकामी लोगों ने बताया कि जख्मियों को करीब के अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है, जहां इनकी इलाज किया जा रहा है। सभियों की हालत संगीन है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। सर, हम लोग घर में अपना काम कर रहे थे। 1-1:30 बजे का टाइम है। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, 2 से 10 हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं ड्यूटी करके आई थी, खाना पीना खाई, बर्तन बासन धो रही थी, पानी भर रही थी। और उसके बाद में क्या करे, जब एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए। तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिया, जो कि झोपड़ी, क्या पता किसी की लड़ाई हुई हो। तो फिर भी हम लोग निकल के आए। ये सबसे पहले ये माता जी आई थी, इसका घर ये पास में है। हाँ, ये आई थी, ये घर वाली आई थी, जो भी जहाँ तक की आवाज चल रहा है सब निकल के आए। हम भी भाग के आए सर। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे। बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बड़ बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। गाड़ी वाले ने अपना गेट खोल के गाड़ी में से निकले थे, ड्राइवर भैया ने निकले थे। उसके बाद में जब देखे तो सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए, तो ड्राइवर भैया घबरा के उस गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ से गाड़ी नीचे उतारे वो अपना। नीचे उतारने के बाद में ऐसे हम लोग सोचे भाग गए मगर वो भागे नहीं थे। वो ऐसे उल्टन मार के वहाँ गाड़ी रोके हैं। रोकने के बाद में ये जो टूटा हुआ है यहाँ से ऐसे आए। जब पुलिस वाले को देखे से तो उसके अंदर हिम्मत आया कि क्या पता क्या समझ में आया। वो बेचारे आने के बाद में 100 नंबर वाले को बोला, सर सॉरी हमारे से गलती हुई है, हम ड्रिंक कर रखे हैं और इन लोग को चोट लग गया है तो हम इलाज कराएंगे, खर्चा देंगे, है ना। फिर 100 नंबर वाले सर ने हम लोग को बोला आप लोग जाइए, आप क्यों भीड़ लगा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में हम सर चले गए। उसके बाद में कौन सा हॉस्पिटल में सर इलाज कराए हैं,
वो मुझे नहीं है पता। यहीं फुटपाथ पे सो रहे थे जी, यहीं सो रहे। आयो भी 1-2 महीना से नहीं, ये 13-14 साल से ये लोग को देखते हैं। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? ये मैंने 10 से 15 लोग थे, बच्चा से आना सारे मिला के। तो एक ही फैमिली के, एक ही परिवार ना, ये सभी एक गांव के हैं। अब ये सभी एक फैमिली है कि एक परिवार है, उतना अता पता भी नहीं है हमारे को। ये बताइए कितने लोग घायल हुए थे? घायल इसमें हुए थे, मैंने 5 को लगा था, छोटा बड़ा 5 को चोट लगा था। हाँ, तो गाड़ी इस तरफ से आई थी तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया था? वो फुटपाथ के ऊपर था। एक सिर्फ पहिया, जो ये 4 पहिया की बहन होती है ना, उसकी 1 पहिया नीचे थी, बाकी 3 पहिया ऊपर थी। हमारे सामने उस गाड़ी को उतारा गया। ये रात के 1-1:30 बजे के बाद है। क्या हुआ था? यहाँ पे ये सब लोग सो रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं। झूठ बोलने से हमें क्या मिलेगा सर? आगे से जो सच है वो सच है ना। ये लोग यहाँ से दिहाड़ी आदमी है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे रोड पे मिल जाए, चाहे नाला साफ करने का मिल जाए, वो करते हैं। और जो इनकी लेडीज हैं, लड़कियां हैं छोटी छोटी, वो अपने भीख मांगती हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, शाम को आते हैं, खाना वाना खा के यहाँ पे सोते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सो रहे थे, ओडी वाला इधर से आया, रात का 1-1:30 का टाइम था, 1:30 बज रहा था। यहाँ से जैसे गाड़ी चढ़ी तो आवाज आई, हमने देखा वहाँ से ये क्या हो रहा है। हमारी लाइट नहीं आ रही थी तो हम सब बाहर थे, तो ऐसे करके यूं चढ़ा के ले गया वो। और वो आदमी सो रहा था वहाँ से, 5 आदमी के जाके 5वें आदमी पे जाके उसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। रोक के ऐसे उतर के देखा है, जैसे ही वो चिल्लाए ना तो वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और लेके गाड़ी भाग गया। फिर आगे जाके डंपर खड़ा था जहाँ पे ये पुल होता है, पुलिस वालों ने बताया कि आगे इसने डंपर में ठोकी है गाड़ी। तो शराब के नशे में था? शराब के नशे में था सर। तो कितने लोग इसमें घायल हुए थे? इसमें कम से कम 5 लोग थे सर, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दिया। अच्छा, 5 लोग घायल? हाँ। तो सभी एक ही परिवार के? हाँ, नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने देखा नहीं है, पुलिस ने आने ही नहीं दिया हमें आगे। तो वो यहाँ पे कब से रह रहे थे, कैसे? वो कम से कम सर, कम से कम 20-22 साल से रहते हैं ये लोग। मतलब इनका घर नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ, फुटपाथ पे ही सोते हैं। दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रात को फुटपाथ पे यहाँ सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, उस साइड सो जाएंगे, ऐसे सो जाते हैं। तो गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी सर। कितनी तेज होगी लगभग? अब सर मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, फिर भी आसपास मतलब काफी नॉर्मल से तो हाँ, नॉर्मल से काफी तेज थी। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर दुनिया भर में जन्नत नज़ीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वादियाँ हो या वहाँ के नदियाँ, सब दुनिया के लिए एक जन्नत नज़ीर की मिसाल की तरह जाने जाते हैं। और सयाहत के लिए भी जम्मू कश्मीर लोगों को अपनी जानिब राग़िब करता है। ऐसे में वहाँ 20 सालों से एक झील मौजूद है जहाँ कंवल के फूल खिला करते हैं, लेकिन 20 सालों से वो खिलना बंद हो गए थे। लेकिन इस बार वहाँ कंवल की काश्त ने खूब रंग दिखाया है, लोगों में एक खुशी दौड़ गई है। तो आइए नज़र डालते हैं इस कंवल के फूल की कहानी पर। वॉलर लेक में हम इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस अभी जो लोटस 35 इयर्स के बाद रिवाइवल हुआ है यहाँ पर। और अगर हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी देखेंगे, या नेचुरल वेजिटेशन में जो ये आता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉलर के पानी को साफ़ करने में भी। लेकिन 35 इयर्स के बाद जो इसका वापस आना, ये हम जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए और पूरे कश्मीर के लिए एक खुशकिस्मती है, क्योंकि वॉलर का जो ये लोटस हैं, ये माना जाता है क्योंकि ये इसकी जो मिठास है वो सबसे बढ़िया है। जो लोटस प्लांट्स हैं, ये एक्चुअली 25 इयर्स के बाद उनका रिवाइवल हो गया है वॉलर में, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे जब सिलिटेशन की वजह से ये डिसअपियर ही हो गया था यहाँ पे। फिर जब वॉलर वालों ने इस पे काम करना शुरू किया है, ड्रेजिंग की है, इस साइड में गुरुरा साइड में हमने ड्रेजिंग की है, यहाँ एसके पाइन साइड से हमने ड्रेजिंग की है, तो ड्रेजिंग के बाद ये फिर रिवाइवल हो गया, क्योंकि ये जो उसका सीड है, ये एक्चुअली जो सॉइल है ये उससे नीचे दब गया था। जब ड्रेजिंग प्रोसेस शुरू हो गई तो उसके बाद क्या हो गया, जो हमने यहाँ पे ये डिसिलिटेशन की, यहाँ पे यहाँ सॉइल जो भी निकाला ड्रेजिंग के प्रोसेस के दौरान, फिर जो ये सीड हो गई, ये ऊपर सीड आ गया। फिर डिपार्टमेंट ने थोड़े बहुत उसमें ऐड भी किए थे, बहुत सारे 20 to 30% सीड्स इसमें खुद इसमें लगा दिए, इम्प्लांट किए वॉलर में। उसके बाद ये जब ड्रेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर आफ्टर 2 to 3 इयर्स ये फिर
उगना शुरू हो गया, रिवाइवल हो गया उनके। जैसे कि लोकल्स यहाँ पे कह रहे थे, क्योंकि 25 साल के बाद ये यहाँ पे आया, 25 साल के बाद उनकी जो पैदावार कल्टीवेशन थी ये खत्म हो गई। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वजीर आला रेवंत रेड्डी कल नए राशन कार्ड की तकसीम का करेंगे आगाज। 3,58,000 से जायद नए राशन कार्ड किए जाएंगे दूसरे मरहले में जारी। किराए की इमारतों में कायम बीसी वेलफेयर हॉस्टल्स अराजी हासिल की जाए तो हुकूमत फौरन फंड जारी करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर का ऐलान। सिकंदराबाद के रिवायती बोनाल त्योहार में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। अकीदतमंदों के लिए किए गए पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। सहाफी और MLC 3 मार मल्लना के दफ्तर पर हमला। तेलंगाना जागृति के कारकुन जेरे हिरासत। MLC कविता ने मल्लना के खिलाफ DGP और कौंसल के सरबराह से किया रुजू। नाजेबा रिमास के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मुकदमात की एकसुई में ताखीर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई का इजहार तशवीश। कहा, कई बरसों जेल में रहने के बाद मुल्जिमीन साबित हुए बेकसूर। नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कॉन्वोकेशन से खिताब। जहीराबाद फैज कॉलोनी के 25 साला नौजवान मोहम्मद ताजुद्दीन का मोहलिक हथियारों से कत्ल। नाश को जरई बौली में फेंक दिया गया। वोटर शिनाख्ती कार्ड के नाम पर बिलवास्ता NRC नाफिज करने का बिहार में किया जा रहा है तजुर्बा। कपिल सिब्बल का एहसास। इलेक्शन कमीशन के रवैये को करार दिया खतरनाक। उज्ज्वल निगम श्रृंगला समेत 4 अरकान राज्यसभा के लिए नामजद। सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। वजीर आजम ने दी मुबारकबादी। कश्मीर में शोहदा की खबरों पर जाने से रोककर हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंटा। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 13 जुलाई के शोहदा हमारे हीरोज हैं। और दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल डाला। नशे की हालत में ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।